टिफिन में पड़ी मैगी या पराठा खराब हो जाएगा, तो एक काम करते इन बिटवीन क्लास ही खा लेते। कॉमर्स को चूज तो कर लिया, बट हम कॉमर्स पढ़ के ऐसा लगा कि ये काम तो शायद आएगी नहीं करना, लॉ है तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। तो सर ज्यादा पढ़ाई करी सर, बोलना तो नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, पर सर सिर्फ 35% आए थे। तो सर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच आ गया था घर में 12th के आसपास मेरे। काफी बड़ा लॉस हो गया था पापा को किसी का कारणवश। तो ये हो गया था कि अब जो भी करना है अब हमें ही करना है, क्योंकि अब पापा से हम ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते। पापा ने जो कर लिया, हमको पढ़ा दिया, आगे जैसे से हमको पढ़ाई की। तब दीदी ने मुझे एक बात समझाई कि एक साल अभी पीछे हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू तेरी लाइफ में पीछे हो जाएगा। क्या पता अभी एक साल पीछे हो जाए और आगे जाके कुछ अच्छा कर जाए। तो उन्होंने मुझे एक लाइन भी बोली थी कि अगर शेर 2 कदम पीछे ले तो इसका मतलब ये नहीं वो पीछे हट गया है। फिर हुआ ये सर कि मैं घर से निकला तैयार व्यार होके, तो पापा मुझे छोड़ने आए थे सर अकेडमी तक। अब मैंने पापा से हमेशा से एक चीज सीखी, वो है डिटर्मिनेशन, और अपने काम को लेके हमेशा वो हार्डवर्क बहुत करते हैं। तो मैं रिवाइज करता रहा सुबह तक कि जब तक अंदर नहीं जाऊंगा तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। मैं आईपीसी के सेक्शन देख लेता हूँ, ठीक है, मैं सीआरपीसी के सेक्शन देख लेता हूँ। उस चक्कर से सब हौच पौच हुआ और नंबर आपके सामने। यही रहा है कि अगर कोई चीज कहीं लिंक हो सके तो उसको लिंक कर दो, क्योंकि एक तो सर उससे ये 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा एक तो आपको आसानी से याद हो जाती है। क्लास में ये बहुत गेम्स खेलने में गली के बच्चों के साथ में रहता था। तो पढ़ता नहीं था, तब टेंशन बहुत ज्यादा होती थी। तब इसको ये देख बेटा, इनके तो सबके बिजनेस है, तो ये तो अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो इनका अपना बिजनेस संभाल लेंगे। हेलो एंड नमस्कार। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का लिंकिंग मुलाकात विद जुडिशियल ऑफिसर विद जजेस। देखो ऐसा है, एक फंडा आप लोगों ने सुना होगा कि जिंदगी के अंदर वीआईपी को स्पेशल रेस्पेक्ट मिलता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है क्या वीआईपी ऐसे ही बन जाता है ना? एक छोटी सी लाइन है कि वीआईपी वीआईपी ऐसे ही नहीं होता है। कई बार जब ऊंची इमारत बनती है तो उसके नीचे कई सारे पत्थर, कई सारे तो कहते हैं ना ताबूत जो है बड़ा रोल प्ले करते हैं उसको उस पर खड़ा रखने के लिए। तो ऐसी ही होती है इंसान की जिंदगी भी। और ऐसे ही एक इंसानी कैरेक्टर से आज हम मुलाकात करेंगे। हमारे बीच में है अनिमेश राज पुरोहित जी। अनिमेश जोधपुर से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से, ऑब्वियस सी बात है। अब अनिमेश की कहानी जो है उन्हीं की जुबानी आज हम अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या उनकी जिंदगी के साथ जो छोटे बड़े इंसिडेंट हुए जज बनने तक के, क्या वो इंसिडेंट हमारी इस लाइफ के अंदर, हमारी खुद की लाइफ के अंदर भी हो रहे हैं क्या? इतना ही चाहता हूं आप लोगों से कि आज जब आप हमारे इन युवा जज साहब की बातों को सुने तो ये भी फील कीजिएगा साथ साथ में, क्या रियलिस्टिक के अंदर, क्या रियलिटी की कहानी जो है वो इस तरह के किरदार को बयां करती है या नहीं करती है। यस टीम, प्लीज कनेक्ट अनिमेश राज पुरोहित। हेलो अनिमेश, आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर। अब तो आपको अनिमेश जी कहने के लिए हमें गुस्ताखी माफी की अर्जी लगाना पड़ेगा। जज साहब अनिमेश राज पुरोहित वही ठीक रहेगा, नहीं? नहीं, आपके लिए तो हमेशा स्टूडेंट ही रहेंगे। चलिए, सो अनिमेश आज लिंकिंग मुलाकात भी है आपके साथ में, और लिंकिंग आपका कहीं कहीं स्टाइल भी रहा होगा पढ़ने वढ़ने के मामले के अंदर। बहुत यस कुछ चीजें जाननी है अनिमेश आपसे आज, है ना? यस और सर। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आपके बचपन से, है ना? जी मुझे बताओ कि अभी तो आप एकदम एकदम प्योर सिंसियर वगैरह, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि एकदम आपको सिंसियर बंदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एकदम सिंसियर डिसिप्लिन ऑनेस्ट टाइप का, हाँ या ना? ये है भी, मैं आपको बता दूं ये है भी। लेकिन क्या अनिमेश बचपन के अंदर, स्कूल टाइम के अंदर भी आप इसी तरीके से सिंसियर रहा करते थे या कुछ बदमाशी बदमाशी भी किया करते थे? सर, एग्जैक्टली ऑपोजिट था। एग्जैक्टली अपोजिट थे? यस सर मतलब कि सर। बदमाश थे? यस सर। So you must say कि the present judge is a notorious student in the time of school. यस सर, तो कहते हैं ना अच्छा, सर, हाँ, एकदम बैक बेंचर वाले। बैक बेंचर वाला, पीछे से बैठ के आगे किसी कैंडिडेट को यो पत्थर रोल करके मारने वाला, है वैसे उस टाइप के कैंडिडेट कहीं थे? यस सर, अच्छा, मतलब कोई एक आधी कोई बात बताओ कि आपके स्कूल के टाइम की कोई बदमाशी बदमाशी, जब किसी का टिफिन इफिन ले लिया हो या किसी को धक्का दे दिया हो या किसी से कोई बदला खुन्नस निकाला हो, ऐसा कुछ कोई सीन हुआ, याद आ रहा है?
ये सर सर एक काफी बार ऐसा हुआ था कि जैसे रिसेस होती थी सर हमारी दिन में लगभग 10 बजे के बाद, और स्कूल हम हाँ। पहुंचते थे 7 बजे। हम्म। तो कई बार ऐसा लगता था कि टिफिन में पड़ी मैगी या पराठा खराब हो जाएगा, तो एक काम करते इन बिटवीन क्लास ही खा लेते। किसका, खुद क्लास का या दूसरों का? जो मिले सर। जो जो मिले वो उसका। हाँ सर, चलिए जिसका हो खुद का हो। तो उस वजह से काफी बार क्लास से बाहर भी निकाले गए, काफी बार हम्म। प्रिंसिपल के चक्कर भी काटे। फिर सर अच्छा, हम मतलब ये जिसका जिसका मिले उसका तुमने खा लिया, तो फिर उसका क्या होता था? सर उससे सॉरी मांग लेते थे, उसको कह देते थे कल हमारा खा लेना। ये ठीक है, मतलब भाई आज मैंने लिया है तो कल तू मेरा खा लेना, और तो क्या। अच्छा, सिर्फ इस क्लास से बाहर निकाला जाता था, या जैसे हमारे टाइम में तो क्या होता था निमेश, कि हाथ में डंडे भी मारा करते थे, कई बार क्या दोनों उंगली के बीच में पेन ऐसे फंसा दिया करते थे, और फिर एकदम भरतनाट्यम हमसे करवाते थे, या कई बार जो है मुर्गा बना देते थे क्लास के बाहर। तो ये कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट आपके साथ भी हुए कि नहीं? सर बहुत हुए सर, ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए हर ऑल्टरनेट डे हुए। अच्छा, एक एक सवाल जो स्क्रिप्ट से बिल्कुल बाहर है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जब तक आप मुर्गा बने रहे इस क्लास के बाहर, वो कितना था? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट? सर लगभग लगभग 17-18 मिनट एक बार मेरे को बनाया गया था ओहो, क्लास के। तो मतलब पनिशमेंट बियर करने का आपका स्टेमिना भी शुरू से अच्छा खासा था। जी सर। चलिए, तो कुल मिला के देखो, एक फैक्ट हमको पता चला कि जो बच्चा बचपन में नादान है वो बच्चा आगे जाके शरीफ नहीं बनेगा, ऐसी गलतफहमी हमें नहीं पालनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई पेरेंट्स जो है वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी सुन लो, क्यों, देखो बच्चे तो नादान होते हैं, लेकिन हाँ, जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रो होते जाते हैं ना, वैसे वैसे अपनी समझदारी को सीखते हुए चले जाते हैं। अच्छा अनिमेश, वो लाइफ का मोमेंट कौन सी क्लास में आया जब आपको लगा कि नहीं यार, लाइफ को थोड़ा सीरियस तरीके से भी जीना पड़ेगा? 8th में, 9th में, 10th में, कब आया ऐसा मोमेंट? सर वैसे तो नाइन्थ में जब जब मैं नाइन्थ क्लास में था तो सर एक्चुअली दीदी ने क्लैट अटेम्प्ट किया था। और अच्छा, हाँ और सर आपके रियल सिस्टर की बात कर रहे हो आप? उन्होंने क्लैट अटेम्प्ट किया था, क्या नाम है उनका? नेहा राजपुरोहित। नेहा जी, तो उन्होंने क्लैट अटेम्प्ट किया जब आप 9th स्टैंडर्ड में थे? ओके। यस। फिर सर उनका बाय गॉड ग्रेस सर सिलेक्शन हो गया एनएलयू बैंगलोर सर। एनएलयू बेंगलुरु, ओके। तो सर वहां गए तो वहां की जब लाइफस्टाइल देखी, वहां का हम्म। एनवायरनमेंट देखा, तो लगा कि अगर कुछ एक्चुअली कुछ अच्छा करना है तो अब ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा। बट सर वो सिंसियरिटी आने में थोड़ा टाइम लग गया, 11th तक तो सिंसियरिटी आई नहीं बट वी बट। कैन से कि जो कॉज ऑफ एक्शन था वो आपके वहां पे अराइज हो गया। सूट आपने बाद में इंस्टीट्यूट किया था, ये अलग बात है ना? यस सर, कॉज मतलब ऑफ आपकी एक्शन। जिंदगी को मैं लिंक कर सकता हूँ ना कानून के यस साथ में, सर, यस सर, सिविल प्रोसीजर कोड के साथ में। यस तो सर। जब आपकी दीदी का सिलेक्शन हुआ और जब आप उनके साथ में वहां के कैंपस एम्पस को आपने देखा, वहां की लाइफ स्टाइल बच्चों को देखा, तो आपको पता चल गया भैया ये लाइफ स्टाइल मेरे में तो दिख नहीं रही है ना? यस इसलिए मुझे उसको लाना पड़ेगा। तो ये तो हुआ 9th स्टैंडर्ड के अंदर। तो कहने का मतलब इसका कहीं न कहीं क्रेडिट जो है वो मुझे नेहा जी राजपुरोहित आपकी बड़ी दीदी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो जी। आपको कान पकड़ के साथ में लेके गई अपने आप, और वहां पर यस आपको दिखाया कि देख अनिमेश, ये है दुनिया, और तू जो जी रहा है वो बच्चों वाला गार्डन है, बाहर हो जा, बड़ा हो जा, है ना? सर। अच्छा अनिमेश, एक फैक्ट मुझे आपके बारे में पता है। आज तो आप नो डाउट, अभी आपका रैंक रहा है, कौन सा रैंक रहा है आरजेएस के अंदर? सर 17। 17 रैंक, यानी कि आप टॉप 20 के अंदर जो है रिप्लेसमेंट लेकर आए हो। यस लेकिन सर। एक टाइम ऐसा भी था आपकी लाइफ का जिसमें आपको शायद ग्रेस के साथ पास होना पड़ गया था, या ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया था? वो क्या था? वो कौन सी क्लास की बात है जब मतलब धक्के देके के आपको पास करना पड़ गया? सर एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं 11th क्लास में सर मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया था, क्योंकि सर साइंस कभी हम्म। पढ़ी पढ़ी नहीं थी। साइंस पल्ले में पड़ी नहीं थी, मैं आपको बता दूं, पल्ले पड़ने का मतलब होता है दिमाग के अंदर घुसी नहीं थी, और उस समय इन्होंने कॉमर्स को जो है चूज किया था। ओके, ठीक है। कॉमर्स को चूज तो कर लिया, बट हम कॉमर्स पढ़ के ऐसा लगा कि ये काम तो शायद आएगी नहीं करना, लॉ है तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। तो सर ज्यादा पढ़ाई हम्म। करी नहीं। सर बोलना तो नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, पर सर सिर्फ 35% आए थे तो 11th में अच्छा, सर। जबकि पासिंग होने का मिनिमम क्राइटेरिया 36% होता है। नहीं सर, 33 था हमारे उस टाइम पे। अच्छा, आपके टाइम में 33 था, 33 मतलब था बच तो गए सर। आप। यस सर, सर जस्ट बॉर्डर पास हुआ था तो सर पेरेंट्स ने रिपोर्ट कार्ड लेने से ही मना कर दिया था कि तेरा रिपोर्ट कार्ड लेके हम क्या करेंगे। क्या हमको नहीं सुनना टीचर से ये सब कि तू पढ़ता नहीं है, नालायक है, ये है वो है। तो अनिमेश, आपको उस समय ऐसा फील नहीं हुआ? एक वो पंचायत करके वेब सीरीज है, जिसमें डायलॉग बड़ा फेमस हो रखा है, तो गजब बेइज्जती है ये तो, हाँ?
मतलब जी पेरेंट्स अगर स्कूल वालों के सामने बोल दे कि हम तो हमारे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड नहीं लेंगे, नहीं तो सर, बच्चे की पेरेंट्स गए ही नहीं सर। पेरेंट्स ने ये बोल दिया कि किसी दोस्त के थ्रू मंगा सकता है तो देख ले, हम नहीं जाएंगे तो तेरी शिकायतें बहुत आती ये पहला इंसिडेंट है। मतलब पापा बोल रहे हैं कि देख भाई, तूने जो स्कूल में कारनामा किया है उसको देखते हुए मैं तो जाऊंगा नहीं तेरा रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। एक काम कर, किसी को दोस्त दोस्त बना के भेज। तो फिर आपने कैसे किया, किसी दोस्त दोस्त को भेजा या खुद ही गए? नहीं सर, फिर एक्चुअली क्लास टीचर, मतलब मेरा एक दोस्त था, काफी अच्छा दोस्त, वो गया था अपने रिपोर्ट कार्ड लेने, तो क्लास टीचर से कॉल पे बात करी थी और उनको बताया गया था कि हम नहीं आ सकते किसी इमरजेंसी के कारण, तो आप अच्छा। इन्हें दे दीजिए हमारा रिपोर्ट कार्ड। तो ये- उसने काफी शिकायतें फोन पे भी कर दी थी, बट एटलीस्ट वहां जाने से चलो नहीं। कोई बात नहीं, मतलब फाइनली आप जैसे तैसे करके आपने 11th निकाल ही दिया। अच्छा, यस फिर उस दिन जो है पापा जी ऐसा है कि हाथों हाथ नाराज, तो मतलब मानते तो है नहीं। मैंने यस देखा है कि जब भी पापा बेटे से नाराज होते हैं तो आसानी से नहीं मानते। तो ये रूठने का दौर भी कुछ चला होगा, पापा ने कहा यार ये पता नहीं कैसा बेटा है, मैं ठहरा एडवोकेट, है ना, हर चीजों को डील कर रहा हूँ, और ये पता नहीं मेरे घर में कहाँ आ गया, पढ़ने लिखने के नाम पर एकदम डब्बूला, ऐसा हुआ था? सर, फिर सर पापा और मम्मी को भी ये हो गया कि अब ये क्या ही करेगा आगे जाके, 11th तो इससे पास हुई नहीं, कॉमर्स में भी मुश्किल हम्म। से तो पास हो कर पा रहा है। तो हाँ। फिर उन्होंने बोला कि बेटा देख, पढ़ ले, दीदी वहां चली गई है, तो हमारे पास हम्म। बिजनेस है नहीं, ठीक है, फाइनेंशियली हम ज्यादा वेल ऑफ भी नहीं है, तो तू क्या करेगा, थोड़ा पढ़ाई हम्म। लिखाई भी। तो मुझे लगा कि बात तो पेरेंट्स ने सही बोली है, तो हम्म। थोड़ा पढ़ लेते, 12th में अच्छा पढ़ लिया तो शायद क्या पता कुछ हो जाए। तो सर फिर वो एक मेरे लाइफ में वो था कि यहाँ से मेरी लाइफ थोड़ी ट्रैक बदल गई, तो मेरे को लगा ट्रैक पढ़ ले। बदल। देखो, यस एक बात मैं आप सभी लोगों को, जो भी कैंडिडेट सुन रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा। पता है, एक माइंड में मिथ होता है कि यार एडवोकेट है तो यार एकदम पैसों वाले ही होंगे, वेल वर्थी होंगे। पर दुनिया में एडवोकेसी दो तरीके की चला करती है कहीं कहीं। विद ड्यू रेस्पेक्ट, एक बात आप लोग बताना चाहता हूँ। एक होता है ईमानदार एडवोकेट, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उनको आसानी से सारी चीजें नहीं मिलती, ठीक है। और एक एडवोकेट जो शाम दाम दंड भेद हर तरह की चीजों को जानते हैं, है ना। तो अब कहीं कहीं जो है, अनिमेश का जो बैकग्राउंड है वो पहली वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। इनके फादर साहब जो हैं अपने आप में बहुत ही सिद्धांतवादी, आइडियोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी थे, जो कुछ चीजों के अंदर बिलीव करते थे कि नहीं, हम वकील हैं, इसका मतलब हम लोग न्याय के प्रतिनिधि हैं, हमें उसको इस तरह रिप्रेजेंट करना है कोर्ट के अंदर। तो वो उनका, अब उनका जो ये सिद्धांत था, उनका जो आइडियलिस्टिक व्यवहार था, वो कहीं कहीं फिनेंशियल मामलों में उनके लिए नुकसानदायक भी रहा करता था। ऐसा ही कुछ रहा अनिमेश आपके साथ भी। तो उन्होंने जी बड़ी जेन्युइन बात बताई, और मेरा ही मानना है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को वास्तविकता बता देते हैं ना, तो उस दिन उनका बच्चा वाकई में समझदार बनने की कगार पे शुरू हो जाता है। जब पेरेंट्स ने कहा कि देखो भाई, हमारे पास ज्यादा कोई पैसा वैसा है नहीं, ना ही कोई बिजनेस है, तो अगर तुम अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे तो फिर कैसे चलेगा मामला। तो अनिमेश जी, कहीं कि वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा, यस। यस सर। तो मुझे एक बात बताओ कि कई बार पेरेंट्स संकोच करते हैं कि बेटे या बेटी को अपनी वास्तविकता बताए या नहीं बताए। तो आप अपनी लाइफ में एक जीता जाता एग्जाम्पल हो इस बात का कि पेरेंट्स को अपनी घर के हालातों की सच्चाई अपने बच्चों को बतानी चाहिए। यस सर। एग्री एग्री करते हो आप इस बात पे? यस सर, सर 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर एक पेरेंट अगर अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम अगर बच्चे को बताएगा तो हो सकता है बच्चा भी समझ ही जाएगा। सर 11th 12th में बच्चा इतना तो मेच्योर हो ही जाता है इंडिया के अंदर कि वो एटलीस्ट अपनी घर की प्रॉब्लम्स को समझ सके और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट भी कर सके। अब अगर ओके, राइट। नहीं बता, मुझे अगर ये चीज शेयर नहीं करते या मैं नहीं देखता सिचुएशन क्या, एक्चुअली सर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच आ गया था घर में 12th के आसपास मेरे, हम्म। काफी बड़ा लॉस हो गया था पापा को किसी का कारणवश। तो ये हो गया था कि अब जो भी करना है अब हमें ही करना है, क्योंकि अब पापा से हम ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते, पापा ने जो कर लिया, हमको पढ़ा दिया, आगे जैसे से हमको पढ़ाई देंगे, ठीक है। आप बात करें लगभग 2017-16 की, राइट? नहीं सर, सर 2015 के अराउंड की। 15 के, ओके। तो सर उस टाइम काफी सिचुएशन खराब हो गई थी फैमिली की। अब कहने को तो लोग सर कह देते कि मैं एक लॉयर का बेटा हूँ, सेकंड जनरेशन लॉयर बनूंगा तो मेरे को क्या दिक्कतें आएंगी, ये आएंगी वो आएंगी, हम्म। बट सर फुल सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू कोई बात करे उससे। तो सर हम्म। का बहुत थी, तो पापा ने बोला देख ले बेटा, तेरे को एनएलयू तो मैं भेज दूंगा, तू जहाँ भी सेलेक्ट होगा, जो भी कॉलेज में जाएगा वहां तक का खर्चा मैं उठा लूंगा, बट उसके बाद का तेरे को तेरा फ्यूचर तेरे हिसाब से देखना है। तो 12th से मेरे दिमाग में ये बात हमेशा रही थी कि अब जो हो गया, पास्ट को पास्ट रहने देते हैं, अब एक ऐसी कुछ चीज करनी है जिससे एटलीस्ट फ्यूचर सर सिक्योर हो जाए। फ्यूचर की जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ ले सके, राइट। यस। चलिए, तो अनिमेश, यहाँ तक बात हुआ आपके 12th की स्टडी का, फिर फाइनली आपने 12th में क्लैट को क्लियर किया, एनएलयू आप जोधपुर से ही डील कर पाए थे?
सर एक्चुअली 12th के साथ जब मैंने क्लैट दिया था तो सर अनफॉर्चुनेटली मेरा कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं था। मतलब मेरी अच्छा, रैंकिंग इतनी कम आई थी कि मेरे को कोई क्लैट का कोई भी एनएलयू मिला नहीं। फिर? तो सर मुझे लगा कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए कंसिडरिंग ऑल दी फैक्टर्स। एक साल खराब हो जाएगा, लोग आगे हम्म। निकल जाएंगे, मैं इन केस सेकंड फिर नहीं हुआ तो क्या करूंगा। हम्म। फिर मैं तो एक साल भी पीछे हो जाऊंगा और सर कुछ कर नहीं हम्म। पाऊंगा, फिर मैं थोड़ी ग्रेजुएशन में जाऊंगा कोर्स में एक साल पीछे होके। तब दीदी ने मुझे एक बात समझाई कि एक साल अभी पीछे हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू तेरी लाइफ में पीछे हो जाएगा। क्या पता अभी एक साल पीछे हो जाए और आगे जाके कुछ अच्छा कर जाए। तो उन्होंने मुझे एक लाइन भी बोली थी कि अगर शेर 2 कदम पीछे ले, इसका मतलब ये नहीं वो पीछे हट गया है। क्या बात है। तो शेर ये 2 कदम पीछे ले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे हट रहा है, वो एक बेहतरीन छलांग लगाने वाला है। यस सर। तो उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट किया कि देख कर ले क्लैट अच्छी चीज है, पापा लॉयर हैं, कुछ फायदा ही मिलेगा तुझे, अच्छी जगह से लॉ पढ़ के आएगा। तो फिर सर मैंने ड्रॉप किया, अच्छी तैयारी करी और मेरे को उम्मीद थी कि मैं टॉप 5 क्रैक करूंगा, पर उस साल का सर पेपर ऐसा आया कि बहुत बच्चों के सिमिलर से मार्क्स आ गए। तो सर मेरे को मेरी रैंक कुछ 800 अराउंड आई और मेरे को मिला एनएलयू पटियाला सर। एनएलयू पटियाला, ओके, राइट। तो वहां से आपने 5 ईयर का अपना लॉ जो है कंप्लीट किया, और यस सर। 2021 के अंदर जो है आप लॉ कंप्लीट कर चुके थे, और उसके बाद आपका पहला अटेम्प्ट आपने दिया था। यस सर। एक बात, सटीक बात आपसे जानना चाहता हूं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, यानी कि आपने एलएलबी के दौरान ही ये तय कर लिया था कि आपको जुडिशरी में जाना है, या एलएलबी के बाद आपने डिसाइड किया? नहीं सर, एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं फर्स्ट ईयर लॉ में गया था तब मुझे मेरे कुछ काफी सपोर्टिंग सीनियर्स मिल गए वहां पे, जो या कुछ मेरे जोधपुर से बिलोंग करते थे, कुछ हम्म। दूसरी जगहों से काफी सपोर्टिव थे। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि देख अनिमेश, पहले 2 साल अपना एम वाइड ओपन रख, हर एक हम्म। कैटेगरी को देख ले, लिटिगेशन देख ले, कॉर्पोरेट फील्ड देख लो, जुडिशरी देख लो, यूपीएससी देख लो। फिर तो सर उन्होंने बोला 3rd ईयर तक तू डिसाइड कर लेना तुझे क्या करना है। तो सर जब मैं 3rd ईयर में आया, 2019 की बात है, तब तक सर मैं इंटर्नशिप्स के थ्रू, सीनियर्स की गाइडेंस के थ्रू ये डिसाइड कर चुका था कि मुझे करना क्या है। तो सर 3rd ईयर के आप 3rd ईयर में प्लान कर चुके थे, ओके। तो उस समय आपको 2 साल अच्छी तैयारी के भी कह सकते हैं कि आपके सामने थे। 2 साल में एलएलबी के साथ साथ प्रिपरेशन को भी और स्ट्रॉन्ग करूं। यस सर। तो सर मैंने 3rd ईयर के एंड में ये देख लिया था कि करना तो जुडिशरी ही है, कॉर्पोरेट हम्म। फील्ड में जाना नहीं है। लिटिगेशन सर, टू बी ऑनेस्ट सर, पापा लॉयर है तो एक लास्ट ऑप्शन मेरे लिए हमेशा ही था, बैक ऑफ द माइंड, अगर कुछ भी नहीं हुआ हम्म। तो एटलीस्ट की वकालत तो रहेगी मेरे पास। हम्म। हम्म। बहुत अच्छी बहुत बड़ी वकालत तो नहीं है, पर सर डिसेंट है। तो एक मेरे एक को नींव, एक जो है पीढ़ी, आपको पेड़ी कहते हैं ना, पेड़ी मिल जाती है मारवाड़ी जिसको कहा जाता है। यस। तो सर फिर 3rd ईयर के एंड तक मैंने फाइनल किया, फिर 4th ईयर जब स्टार्ट हुआ तो सर मैंने लिया क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन। हमारे हम्म। में सर में आपको एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो सर मैंने ओके। उसका सिलेबस देखा और मैंने साइमल्टेनियसली आरजेएस का सिलेबस देखा। तो हम्म। काफी लॉ सिमिलर से लगे मुझे कि वो यहाँ भी पढ़ने को मिलेंगे, यहाँ भी पढ़ने को मिलेंगे, तो दोनों चीजें हो जाएगी इसी बहाने। जब कॉमन थी तो कहीं की जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेटजी मैच कर गया। तो यस सर। आपने एकदम संजीदगी के साथ में, डेडिकेशन के साथ में जुडिशरी का तैयारी कहाँ से स्टार्ट किया? सर डेडिकेटेडली अगर मैं आपको बताऊं सर, तो जब मैं 4th ईयर के मिड में था हम्म। तब, और उसी टाइम सर कोविड आहट दे चुका था इंडिया में भी, तो ऐसा लग हम्म। गया था शायद इंडिया में जैसे वुहान लॉकडाउन हुआ है वैसे शायद इंडिया भी लॉकडाउन में चला जाए। तो तब हम्म। मुझे लगा ये एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। लेकिन लॉकडाउन चाहे 3 महीने का, उस टाइम तो सर पता नहीं था कि लॉकडाउन कितना लगेगा, क्या लगेगा। तो सर ये था कि चाहे जितने भी महीने का लगे, जितने भी टाइम का लगे, मुझे कुछ कुछ चीजें मैंने सर छोटे छोटे वो बना ली थे गोल्स मेरे, कि अगर इतने हम्म। का लगता है तो ये कंप्लीट करना है, इतने तक का लगेगा तो ये कंप्लीट करना है, और इतने तक का होगा तो ये कंप्लीट करना है। पर सर देखा जाए तो सर कोविड-19 एक अनफॉर्चुनेट चीज थी इंडिया के लिए, बट सर मेरे लिए वो बहुत फॉर्चुनेट रही क्योंकि मुझे उसने बहुत टाइम दे दिया पढ़ने का। आपने वहां पर अपॉर्चुनिटी को ढूंढा वहां पे, ओके। यस सर। तो आपने कहीं की मतलब है ऑनलाइन स्टडी से इस चीज को, प्लान को शुरू किया कि भाई मुझे अब इसको धीरे धीरे इसका मूव ऑन करना चाहिए। यस अच्छा। सर। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यानी कि आपने एलएलबी के दौरान, तो कहीं की आप इस बात से एग्री करते हो कि अगर आप जुडिशरी आपका गोल है अल्टीमेटली, तो एलएलबी के साथ ही आप जुडिशरी की प्लानिंग करना, प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। आप एग्री करते, बिलीव करते हैं इस बात में? यस सर, मैं 100% बिलीव करता हूँ। उसके पीछे सर एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि सर हम्म। माना काफी जगह हाई कोर्ट्स ने अपने अंडर ले लिया है जुडिशरी को, हम्म। एग्जामिनेशन को, बट सर भरोसा नहीं है सर हर साल कितनी वैकेंसी आए। तो सर एग्जैक्टली। दी मोमेंट आप पास होते हो तो आपके पास हो सकता है, जैसे हमारे साथ हुआ सर, 3-4 वैकेंसीज हमारे सामने थी, जैसे
हरियाणा था सर, मैंने वो भी अटेम्प्ट दिया, मेंस मैंने उसका भी लिखा। अनफॉर्चुनेटली मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ हरियाणा का। उसके बाद सर मेरे और भी वैकेंसीज आई। तो सर अगर मैं प्रिपेयर नहीं करता कोविड के टाइम, तो मैं सर आरजेएस, हरियाणा, डीजेएस। अच्छा, एक बात बताओ अनिमेश, आपने राजस्थान के साथ साथ आपने कहा हरियाणा भी आपने अटेम्प्ट किया। कई बार कुछ कैंडिडेट्स के माइंड में एक सेट गोल होता है कि मेरे को तो आरजेएस बनना है, मतलब आरजेएस ही बनना है, मैं किसी दूसरे स्टेट का जुडिशरी एग्जाम नहीं दूंगा, है ना? यस सर। इसके बारे में आपका सोच क्या कहता है? तो मेरा सोच ये कहता है सर, मैंने तो चलो बहुत बड़ी गलती इसलिए कर दी क्योंकि मैंने जो स्टेट अपनाया, उस स्टेट का सिलेबस था और जो पढ़ने का जो पैटर्न था, वो सर ड्रास्टिकली अलग है। बिल्कुल बिल्कुल अलग है। पर मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अगर एक कैंडिडेट अगर आरजेएस के लिए प्रिपेयर करता है, तो उसको साइमल्टेनियसली वो एमपी, गुजरात को उसको टारगेट करना ही करना चाहिए। क्योंकि सर जज तो जज होता है, चाहे वो राजस्थान में बने, चाहे वो एमपी में बने, चाहे वो गुजरात में बने। सर ये डायलॉग आपने पहली बार कहाँ सुना था कि जज तो जज ही होता है? कहीं आपने डायलॉग लिंकिंग लॉ चैनल पे तो नहीं सुना था? सर अब एग्जैक्टली तो रिकलेक्ट नहीं कर सकता मैं, पर हो सकता है सर। हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं। तो बेसिकली क्या है कि जहां पर सिमिलर सिलेबस हो जिस स्टेट जुडिशरी का, तो हमें साथ साथ उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। खुद को आप कन्फाइन मत करो कि राजस्थान का दे रहे हो तो जब तक राजस्थान की वैकेंसी नहीं आएगी तब तो कोई एग्जाम दूंगा ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर एक ही डेट पर दोनों एग्जाम आ रहे तब आप अपनी प्राथमिकता प्रायोरिटी चूज कर सकते हो, वो एक अलग चीज रहता है। ओके, चलिए। तो कुल मिला के यहाँ पर ये बात भी क्लियर है कि हमें दूसरे स्टेट जो सिमिलर सिलेबस के हैं, समान सिलेबस के, हमको डील जो करना चाहिए। ओके, अनिमेश, आप एक मॉडर्न जमाने के एक युवा जज हैं, राइट? आप 24 इयर्स की एज के अंदर जज बनने वाले अपने आप में एक इफेक्टिव पर्सनैलिटी भी जो है नजर आ रहा है। आप बिलीव करते हो कि कहीं के कानून को पढ़ने के तरीके के अंदर भी बदलाव जरूरी है? जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करता था, जहां पर हम लोग 1980 के कंपटीशन क्रैक किया करते थे, और आज के जमाने में जहां पर कंपटीशन पूरा कंप्लीटली चेंज हो चुका है ना? कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो सिटिंग जज है, अगर आप उनको वापस आज के जमाने के आरजेएस के एग्जाम दिलाओगे ना, तो शायद कंपेरेटिवली मुश्किल होगा कि वो उसको क्रैक आउट कर पाए कहीं पे। तो डू यू बिलीव कि हमें समय के साथ साथ अपने पढ़ने की स्टाइल को थोड़ा स्मार्टनेस के साथ डील करना जरूरी है? यस सर, सर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका कारण ये मैं मानता हूँ कि जैसे सर आप लोग जो ये लिंकिंग मेथड अपनाते हो ना सर, कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि सर अगर मैं आप मतलब आपसे तो मैं सर क्वेश्चन नहीं कर सकता, पर इनकेस अगर मैं किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन करूं कि आप सेक्शन 10 बता दो सीपीसी का, तो सेक्शन 10 सर सीआरपीसी में भी है, सेक्शन 10 सर आईपीसी में भी है, सेक्शन 10 सर हर लॉ में है। ऐसे वो हर सेक्शन तो सर याद रखना मुश्किल है, बट वहीं का वहीं अगर वो लिंक कर दे, कुछ चीजों को साथ जोड़ के पढ़े, जैसे कि सर अगर वो एक्यूज्ड के राइट को पढ़ता है, तो सर सिर्फ वो सीआरपीसी तक कन्फाइन ना रहे तो ठीक है, वो आर्टिकल 22 भी देख साइमल्टेनियसली, 20, राइट? सर आर्टिकल 21 भी देखे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसके एक राइट से ही डील करेगा, जैसे राइट टू स्पीडी ट्रायल उसका एक पार्ट है। सर वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 भी देख ले, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब अगर एक तीर से आप 4 निशाने लगा सकते हो तो क्यों नहीं लगा रहे? सीधी सी बात है ना? आपने कहा कि एक्यूज के राइट को अगर हम इंटरबेरेंट लिंकिंग कर दें, तो सीधी सी बात है, वहां पर हमारे सीआरपीसी के जो कई सारे राइट, जैसे सेक्शन 303 राइट टू डिफेंस कवर हो सकता है ना? उसी तरह से आर्टिकल 22 के अंदर वहां पर वो पॉइंट भी हमारा जो क्लियर है हो सकता है। तो डेफिनेटली जहां पे लिंकिंग हो सके हमें करना चाहिए, ताकि क्या हो, कहीं भी एक लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट है जो हमारे सामने आ सके। आपने इस टेक्निक को किस हद तक यूज किया? सर सर मेरा हमेशा से पढ़ने का तरीका सर काफी हद तक यही रहा है कि अगर कुछ चीज कहीं लिंक हो सके तो उसको लिंक कर दो, क्योंकि एक तो सर उससे ये दो फायदे होते हैं। पहला फायदा एक तो आपको आसानी से याद हो जाती है, दूसरा सर क्या होता है इन केस, वैसे तो आरजेएस में सर इस तरह के क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, पर सर दूसरे स्टेट्स में आपको हो सकता है इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सर आपको गुजरात साइड देखने को मिल जाएंगे। वहां वहां आपको ये पूछ लेंगे आप राइट्स ऑफ एक्यूज बता दीजिए या ऐसे बता दीजिए, तो वहां आपको सिर्फ आप सीआरपीसी ना लेके अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्हें बता दें, कोई केस लॉ बता दें जो इस चीज से डील करता हो, तो हो सकता है सर नंबरों में फर्क पड़ जाए। नंबरों में फर्क है जो पड़ जाए। चलो अनिमेश जी, चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। मुझे बताइए कि जब आपको डेट आपकी फाइनलाइज हो गई थी, इस तारीख को आपका इंटरव्यू हुआ, ओके, ऑब्वियस सी बात है कि ये कैंडिडेट जो है अलग अलग जगहों पे मॉक इंटरव्यू देता है, देना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, उससे उल्टा ओरिएंटेशन है। और आज ये बात मैं किसी इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पर नहीं कह रहा हूँ, खुद को एक स्टूडेंट रख के कह रहा हूँ कि इसमें स्टूडेंट का फायदा ही होता है
है ना, देना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग ओपिनियन आती है और आपको पता चलता है कि वास्तविकता में आपकी कमी क्या है। लेकिन अनिमेश जी, जब आपको आपकी फाइनल डेट जब पता चल गई थी कि इस तारीख को आपका इंटरव्यू है ना, और जिस दिन आप सुबह घर से निकले, क्योंकि आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको कहीं बाहर शहर जाने की जरूरत थी नहीं, यस मॉर्निंग जब घर से निकले तो उस समय माइंड के अंदर क्या चल रहा था? यस सर। सर अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो सर मैंने सुबह सुबह ही घर पे सबको बोला था कि उस दिन ना तो मुझसे कोई बात करेगा, अच्छा। ना मुझे उस दिन कोई मुझे कुछ कोई सी भी चीज हो, चाहे आप किसी भी अंधविश्वास में बिलीव करते हो, पूजा पाठ में बिलीव करते हो, मुझे उस दिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं मेरे हिसाब से उठूंगा, तैयार होऊंगा, मुझे मेरा स्पेस दे दो, क्योंकि ये मेरा लास्ट एक अपॉर्चुनिटी है प्रूव करने का अपने आप की कैपेबिलिटी को। तो मैं उठूंगा, मैं तैयार हो जाऊंगा, आपके जो भी मुझे गुड़ खिलाना हो, मेरा मीठा मुंह करना, वो आप कर देना, बट मुझे आप ज्यादा मत प्रेशराइज करना उस दिन। D&D, डू नॉट डिस्टर्ब एट दैट टाइम। यस सर। फिर हुआ ये सर कि मैं घर से निकला तैयार व्यार होके, तो पापा मुझे छोड़ने आए थे सर एकेडमी हाँ तक। हाँ। अब मैंने पापा से हमेशा से एक चीज सीखी, वो है डिटर्मिनेशन, और अपने काम को लेके हमेशा वो हार्डवर्क बहुत करते हैं। तो सर बेटे का इंटरव्यू है, पिताजी चाहते हैं बेटा जज बने, पिताजी सेम फील्ड से भी बिलोंग करते हैं, बट पिताजी ने मुझे वहाँ 10:30 बजे ड्रॉप किया। 12 बजे मेरी एंट्री थी, तो बराबर 12 बजे मेरी एंट्री करा के वो चले गए अपना कोर्ट, क्योंकि उनके वहां भी मैटर्स लगे हुए थे, वो रुके नहीं। उन्होंने बोला कि जब तेरा हो जाए तो मुझे किसी के थ्रू कॉल करके बता देना कि मेरा हो गया है, मैं तेरे को लेने आ जाऊंगा। तो ये मुझे उनकी एक बात मतलब उस अच्छी समय आपके माइंड में साइकोलॉजिकल दबाव नहीं डाला गया कि लगी भाई सर। देख तू अच्छे से करना, ज्यादा उतावला मत होना वगैरह। उन्होंने उस दिन तुमको वाकई में D&D मोड में ही रखा, यस डिस्टर्ब सर। है जो नहीं किया। तो ये यस जरूरी होता है उस समय के अंदर, कोई हमें उस टाइम के अंदर आपको फ्री स्पेस में रखे, कोई डिस्टर्ब है जो ना करे, क्योंकि उनके लिए तो वो आपके गुड फेथ में कर रहा है, बट वो कहीं कि आपके लिए पजल्ड हो जाता है ना। यस। यस सर। चलो, तो ये तो आपका सीन रहा। तो इंटरव्यू के अंदर जब आप एंटर कर रहे हो, उससे पहले आप बाहर बैठे हो और भी कई सारे कैंडिडेट्स बैठे थे, तो उस तो टाइम सर में क्या आप बुक्स लेके बैठे थे वहां पे, नोटबुक वगैरह कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सर मेरा हमेशा से ये है कि जो हो गया वो एक रात पहले उसे छोड़ दो। अब आप हम्म। इस टाइम पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जो आपकी सिलेक्शन को नॉन सिलेक्शन कर देगा या नॉन सिलेक्शन को सिलेक्शन में बदल देगा। अब आप कुछ नहीं हो सकता, अब आप फ्री हो जाओ। अच्छा, इसी चीज को मैं सीधा उठा के मेंस के एग्जाम में लेके चला जाऊं। इंटरव्यू के अंदर तो आपने अपना फंडा बता दिया, मैंने सर एक रात पहले ही छोड़ दी थी बुक्स। मेंस का एग्जाम, अगले दिन मेंस का एग्जाम है। एग्जाम सेंटर में सुबह 9 बजे आपको वहां पे एग्जाम स्टार्ट होगा, 8 बजे पहुंचना है। तो आप पहुंच गए 7 बजे, तो वहां पर फिर क्या 1 घंटे का यूटिलाइजेशन करते थे आप, बुक्स पन्ने पलटते थे? सर एक्चुअली सिविल लॉ के टाइम तो नहीं किया था, क्योंकि सर वो पहला पेपर था, तो उससे पहले वो टाइमली रिवाइज हो गया था। बट सर जब क्रिमिनल लॉ का जो पेपर जो सेकंड डे होता है, लॉ पेपर 2, तो सर एक रात के अंदर पूरा क्रिमिनल लॉ को रिवाइज करना सर मुश्किल पड़ता है हर एक हम्म। कैंडिडेट को। तो ये चीज वो हर एक कैंडिडेट को मेरे ख्याल से ध्यान रखनी चाहिए कि आपको एक ही रात मिलेगी। आप शाम को आओगे, अपना लैंग्वेज का पेपर देके थके हुए भी होगे, और आप पूरी रात में आपको क्रिमिनल लॉ रिवाइज करना है। तो वहां से स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज थी, कम सोए थे, और बुक साथ लेके गए थे एग्जाम सेंटर पे जब तक बट अंदर एक लास्ट। ऑनेस्ट ओपिनियन ये बताया निवेश जी कि आपने कहीं की जो है अगले दिन जो पेपर था उसके लिए कम सोया, जैसा आपने बताया, है ना। यस सर। पहले दिन सिविल का पेपर कंप्लीट किया आपने, ऐसे भी लिख दिया इंग्लिश ऐसे, फिर आप घर पे आए, टायर्ड थे, गर्दन थोड़ी अकड़ी हुई भी थी क्योंकि 5 घंटे से ऐसी की ऐसी रही थी, है ना। हाथ भी जो है वो बार बार कह रहा था कब कब तक मेरी जान लोगे, हाथ भी वो थका हुआ था कहीं की, है ना, क्योंकि नॉन स्टॉप आपने 5 घंटे लिखा है। तो ऐसे टाइम के अंदर आपने एक लेट नाइट स्टडी किया उस समय भी, क्रिमिनल पेपर के लिए, और यस अगले सर। दिन आप एग्जाम देने के, मुझे सच सच बताएं आप, क्या उस नाइट में जो पढ़ा वो वर्कआउट होता है एग्जाम के अंदर उस अगले पेपर में? सर अगर सच मैं बताऊं ऑनेस्ट ओपिनियन, देखो अगर आया है तो हाँ बोलना, ना आया तो ना बोलना प्लीज। सर अगर सच बताऊं तो सर वो वर्कआउट तो नहीं होता, बट सर एक वो मन में एक मन की बात रहती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि यार मैंने रिवाइज किया है, मैंने एक नाइट पहले भी सीआरपीसी को रिवाइज किया है। हाँ, तो सर एक वो साइकोलॉजिकल जो बूस्ट मिलता है आपको, कि मैंने एक बार नजर बार निकाल लिए सारे एक्ट्स, मैंने एक बार सब कुछ देख लिया, मैंने जजमेंट का फॉर्मेट भी देख लिया है, मैंने सारे वेर एक्ट भी देख लिया, तो अब मुझे सब आता है। तो आता मैं आपको क्या ये पहले कह सकता हूं कि अगर कोई बंदा या कोई बंदी अगर साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है ऐसे टाइम के अंदर, तो उस उनको इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, और आप चैन की, देखो चैन की नींद सोओगे तो अगले दिन एक्टिव रहोगे, एग्जैक्टली सर। है ना। तो अगर कोई इंसान साइकोलॉजिकली खुद को स्ट्रांग करके बैठा है,
तो ऐसे केस में उसको ज्यादा पैनिक नहीं होना है, जितना हो सके अपना रिवाइज कर लो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। यस सर। क्या ये बीच में आपकी बात काटूंगा सर, अगर ये चीज को मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये एक्चुअली आपको मेरे मार्क्स फर्क देखने को साफ मिलेगा सर। सर मेरे सिविल लॉ में, ये सर सिविल लॉ में सर 68 है, मतलब 67.5 है। क्यों? क्योंकि मैं एनर्जेटिकली गया, फ्रेश माइंड से गया था, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाया। और सर अगर आप क्रिमिनल लॉ देखेंगे, मैं हड़बड़ी में गया, मैं रिवाइज करता रहा सुबह तक, जब तक अंदर नहीं जाऊंगा तब तक मैं पढ़ता रहूंगा, मैं आईपीसी के सेक्शन देख लेता हूँ, ठीक है, मैं सीआरपीसी के सेक्शन देख लेता हूँ, उस चक्कर से सब हौच पौच हुआ और नंबर आपके सामने है सर। सिर्फ क्रिमिनल लॉ में सिर्फ सर से इन्होंने 46 ही मैं ले आ पाया। तो आप सर डिफरेंस देख लीजिए, साहब ने आपके सामने डिफरेंस है सर। तो मतलब हमें यहाँ पर आप एग्री करते हो कि इस तरह से स्टूडेंट को बचना चाहिए, खुद को उनको साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम सिर्फ आपके टैलेंट का नहीं होता है, आपकी लाइफ स्टाइल का भी होता है ना? यस सर। तो आप यहाँ पर सजेस्ट करोगे उनको कि ऐसे टाइम में आप ज्यादा पैनिक मत पड़ो, रिवीजन मत करो, क्योंकि आपका जो नेचुरल गेम है वही आप नहीं खेल पाओगे। एग्जैक्टली सर, क्योंकि सर आपको मेंस के लिए जितना टाइम मिलता है उतने में सर हर बच्चा इतना केपेबल है कि वो पूरा कोर्स बहुत अच्छे से आराम से पढ़ के आ सकता है विद प्रैक्टिस। तो एक रात में सर वो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि वो कुछ भूल जाएंगे या कुछ वो नया पढ़ लेंगे। नया तो वैसे भी नहीं पढ़ना होता सर, और रिवीजन के चक्कर में वो अपनी जो एफिशिएंसी है उसी को ही वो कहीं ना कहीं कम करेंगे। तो ये बात आप अनिमेश जी की हमेशा याद रखेंगे कि जब आपका सेकंड डे का एग्जाम होता है तो उस समय पैनिक होके मत जाओ। अगर आप अपनी नींद कम करके जा रहे हो तो आप अपने ही हुनर को वहां पे डाउन कर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं करना है। वरना जो बंदा सिविल में 66 प्लस स्कोर कर सकता है, तो आपको क्या लगता है वो अपने मेंस के अंदर, क्रिमिनल के अंदर 50 भी क्रॉस नहीं कर पाएगा? आराम से क्रॉस कर लेते, लेकिन कहीं की वही है, होच पोच हो जाना, एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक बुक्स के पन्ने पलटना। तो हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और ये आज एक बेहतरीन बात बड़ी ही ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अनिमेश ने बताया। आपको इनका ये इतना एकदम ऑनेस्टी का बिहेवियर कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स के साथ में जरूर बताते रहिएगा। अनिमेश जी आगे आते हैं। तो ये आपका पेपर वगैरह हुआ, मेन सेंस एग्जामिनेशन हुआ। अच्छा, जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के साथ साथ ही मेंस का ओरिएंटेशन रखा, या उस समय सिर्फ एमसीक्यू को सॉल्व करने वाला ही टेंडेंसी आपने फॉलो किया? सर अगर मैं सच बताऊं तो सर पहले मैं बहुत इस चीज को लेके मैं बहुत टेंस्ड था कि, क्योंकि मैंने हमेशा सुना था कि मेंस कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप आरजेएस ले लीजिए, चाहे आप यूपीएससी बोल ले, कि मेंस अपने आप में एक अलग चीज होती है, प्री अपने आप में अलग चीज होती है, हमेशा यही सुनते आए थे हम। तो मुझे लगा था कि मेंस की प्रिपरेशन मुझे कर लेनी चाहिए साथ साथ। तो सर मैंने थोड़ी बहुत तो करी, बट जस्ट बिकॉज के सर मैं जून 2021 में मेरे एलएलबी के एग्जाम खत्म हुए थे और जुलाई 2021 में मेरे सामने आरजेएस का फॉर्म ओपन हो गया था। तो सर मैं 1 महीना ही मेंस के रिगार्डिंग पढ़ पाया, फिर मेरे को मेंस की प्रिपरेशन छोड़नी पड़ी और मैं प्री ओरिएंटेड ज्यादा हो गया कि अभी पहले प्री को देख लेते हैं, मेंस तो चलो 1 महीने हो गया, जितना हुआ उतना ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब मेंस जब प्री निकल जाएगा उस टाइम देख लेंगे। और सर मैं मानूंगा कि सर कहीं ना कहीं मेरे लक भी था या तो इस वैकेंसी में मेरे साथ, क्योंकि मेरा मेंस डिले हो गया। अगर ये सर डिले नहीं होता, 3 महीने में हो जाता, तो शायद मैं इतना एफिशिएंटली मेंस के लिए भी नहीं पढ़ पाता, एफिशिएंटली डील नहीं कर पाते। तो एक स्टैंडर्ड बात हम कह सकते हैं कि कहीं भी जब आप खुद को प्रिपेयर करते हो तो ठीक है, प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले आप मेंस का ओरिएंटेशन छोड़ दो तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले, जैसे मान लो अगर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम 6 महीने बाद में है, तो आप 4 महीने तक कंबाइंड स्टडी करें प्रीलिम्स और मेंस की, और उसके बाद में प्रीलिम्स स्पेसिफिक वाली हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाद में हर एक को तो इतना टाइम मिलना नहीं है। जनरली देखा जाता है कि 2 या 3 महीने मैक्सिमम होते हैं प्रीलिम और मेंस के बीच में। ओके, चलिए। मैंने सुना है कि आपके जो मम्मा है वो भी आपकी अच्छी खासी बैंड बजाया करते थे आपके बचपन के टाइम के अंदर। यस सर। क्या अभी हम सभी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं उनसे मिलने का भी, अनिमेश जी? यस सर। सर मैं अभी आपके सामने बुलाता हूँ, प्लीज। नमस्कार। नमस्कार, सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए हम सभी की तरफ से। मतलब बच्चा जो है वो फाइनली जज तो बन गया है, लेकिन आज इसने जो बातें मुझे बताई है, अब उनमें सच्चाई कितनी है वो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। क्या वाकई में ऐसा हुआ था कि 11वीं क्लास के अंदर इनका जो रिजल्ट था वो इतना डाउन था कि इनके पापा जी ने क्लियर मना कर दिया कि मैं तो तेरे स्कूल नहीं जाने वाला था रिपोर्ट कार्ड देने? ये बात सच है? हम लोग रिपोर्ट कार्ड लेने नहीं गए थे सर। नहीं गए थे? तो फिर इसको वो तो कुछ डांट वाट लगाई कि लगे इसमें कि यार क्या ऐसे कौन पढ़ाई करता है? डांट भी लगाई सर और पिटाई भी हुई थी।
पिटाई भी हुई थी, अरे वाह वेरी गुड। तो मतलब पेरेंट्स के हाथ की जो है जितना प्यार जरूरी है उतनी डांट भी जरूरी है, और कभी कभी जरूरत पड़े तो पिटाई भी जरूरी है। अच्छा ये इनके द्वारा कोई भी ऐसी कोई बदमाशी बताएं जो घर में ये जनरली कभी कभार किया करते, तोड़ फोड़ करने वाली, कोई ऐसा कुछ हुआ, कोई कांच वाच का सामान तोड़ दिया वगैरह, कुछ कभी हुआ? शैतान तो ये शुरू से था बहुत। शुरू से था? तो हम क्या माने इसको, मतलब पापा के ऊपर गया हुआ था या मम्मी के ऊपर गया हुआ था कि इतना शैतान था? कई बार रिलेटिव कहते हैं ना कि भाई ये तो तुम्हारे ऊपर गया है कि नहीं, इसके पापा के ऊपर गया है, तो आपको क्या कहा करते थे? नो कमेंट। बहुत मतलब कहने का मतलब कहते हैं ना कि वकील की लुगाई वकील होती है उनको तो पता है इस सवाल का आंसर नहीं देना चाहिए। खैर, बट एक बात तो है, कहीं कहीं मुझे एक आपका इंसिडेंट पता है कि जब कोरोना हुआ था सेकेंड टाइम में, तो आपके घर के तीनों सदस्यों को एक साथ कोरोना हो गया था। हाँ जी सर। और उस समय आप खुद की परवाह बिल्कुल साइड में रख के इनके लिए बकायदा सारा कामकाज कर रहे थे। हाँ सर। हम्म? वो हाँ जी। वो समय का कैसा दौर था, मतलब उस समय क्या क्या परेशानी आपको उसमें फील हो रही थी, वो जब तीनों परिवार के तीनों सदस्य कोविड के चपेट में आए हुए थे? कोविड की चपेट में आने से सर क्या, इधर इसकी पढ़ाई का भी था, हम्म। और फिर इसको भी वो कोविड था, तो वो ज्यादा टेंशन रहती थी कि चलो अपन तो फेस कर लेंगे, और हम्म। कोविड था तो इसको पढ़ना भी है, और तो इसकी तबीयत भी थोड़ी वो रहती थी, फिर इसको भी ये टेंशन रहता था कि मम्मी पापा के कुछ हो जाएगा तो अच्छा, एक बात बिल्कुल, ये तो मतलब माँ बाप का तो सबसे बड़ा चिंता यही रहता है कि भाई बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, और बच्चा ये चिंता करता है कि यार पेरेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल उस सर। समय दौर ऐसे ही चल रहा था कि एजेड पर्सन को, जो उम्र पर्सन को जो है ज्यादा परेशानी हो रही है वगैरह। अच्छा, बिल्कुल। एक चीज आपसे जानना चाहता हूं मैं कि कभी आप और सर, मतलब हमारे इनके पापा जी जो हैं वो अब अकेले में बैठे हो, और हाँ, इनके पापा जी ने चिंता जाहिर की होगी, यार इस अनिमेश का क्या कर रहे हैं, ये पढ़ाई वढ़ाई में भी ध्यान देता नहीं है। ऐसा कभी कोई उन्होंने आपके सामने डिस्कशन किया कभी, जो आपने कभी इनको भी नहीं बताया कि देख तेरे पापा टेंशन लेते हैं, ऐसा वैसा कुछ? नहीं सर, इन्होंने तो नहीं किया था, मैं बोलती थी कि ये थोड़ा हाँ। पढ़ता था। तब हाँ। इस 8th क्लास में ये बहुत गेम्स खेलने में गली के बच्चों के साथ में रहता था, हाँ। तो पढ़ता नहीं था, तब टेंशन बहुत ज्यादा होती थी। तो तब इसको ये देख बेटा, इनके तो सबके बिजनेस है, तो ये तो अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो इनका अपना बिजनेस संभाल लेंगे। हम्म। अपने पास में तो ना बिजनेस है ना कुछ है, पापा का भी अगर संभालेगा तो उसमें भी वो पढ़ाई करेगा तो ही संभाल वही पाएगा। काम आएगा, क्योंकि वकालत के अंदर हुनर के बिना तो वकालत भी नहीं कर सकते आप। पढ़ाई के बिना तो तू पापा का भी नहीं संभाल पाएगा, हम्म। तो तेरे को पढ़ना ही जरूरी है। तो 8th में बहुत टेंशन रहता था इसका। हम्म। और अभी अभी वो टेंशन भाग गई पूरी की पूरी कि नहीं भागी? नहीं नहीं, अब तो बहुत खुश है सर, भाग गई टेंशन। अच्छा अनिमेश जी, हमारे 24 साल के हो गए, और हमारी हाँ, भारतीय संस्कृति में ये रहता है कि मतलब जो रिश्तों का दौर है वो 24-25 से शुरू हो जाता है। स्टार्ट हो गया, रिजल्ट स्टार्ट हो आए गए। उसके। मतलब अब वो आपके पास सबसे पहला रिश्ता है, उन्होंने नाम किसी का नहीं बताना है, मुझे सिर्फ उनके भाव बताइए कि जब पहला रिश्ता आया तो क्या उन्होंने क्या कहा उस समय, वो वही कुछ बात बताए जो थोड़ी मुस्कुराहट वाली हम सभी के साथ शेयर करें। सर वो हमारे में सिस्टम ऐसा है कि लेडीज से तो बात करते नहीं है ना आकर के हाँ। वो। हाँ। अनिमेश के पापा से ही उन्होंने बात की, हाँ। और लेकिन उन्होंने वो नहीं करते, लेकिन पापा तो अपनी वाइफ से बात करते हैं ना, आपको वापस बताया होगा ना? तो वो बोलते हैं कि अब वो आए हैं तो देखने में क्या हर्ज है, देख के आ जाते हैं। हम्म। और ये मैं मना कर रही हूँ कि अभी बच्चों का ये टाइम नहीं है, अभी ये लोग पढ़ाई से फ्री हुए हैं, हम्म। साल दो फ्री रहे बच्चे, उसके बाद की बात है ये सब। साल 2 साल तो कम से कम इनको आजाद रहने दो, थोड़ा सा घूमने फिरने दो, फिर इनको घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तो संभालनी है। हम्म। तो 2-3 साल बच्चे फ्री रहे, अपना एडजस्ट हो जाए माइंड से भी वगैरह, उसके बाद ये सब करना चाहिए। उसके बाद अच्छा, आपकी शिक्षा कितने कहाँ तक हुई है? सर मेरी आपकी तो शुरुआत, नहीं हुई है, 10th तक ही की। बस देख लो, आपने बच्चे को तो पूरा मतलब जुडिशरी के, और इनफैक्ट एक नहीं दोनों बच्चों को जो है आपने पढ़ाने के मामले में कभी पीछे नहीं देखा। सर अच्छा, आपके बारे में एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी बड़ी गुड़िया, जैसे अनिमेश के जो बड़े वाले सिस्टर है ना,
तो उस समय जब आप उनको पढ़ने के लिए इधर बाहर बाहर भेजे, तो कई बार ऐसा आपके सामने माहौल है कि यार बेटी को इतना दूर भेज रहे हो वगैरह, हो कहाँ बताया था अनिमेश आपने? पुणे बताया था, कहाँ उनका? बेंगलुरु, सॉरी बेंगलुरु। तो आपने अपने घर की बिटिया को मतलब बेंगलुरु भेजा, तो कभी ऐसा भी माहौल आया होगा, किसी रिलेटिव ने कहा होगा कि देखो बच्ची को इतना दूर भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा वैसा कभी हुआ? मैंने सर इन चीजों को कभी गौर नहीं किया। लोग बोलते हैं बोलने दो, मुझे मेरे बच्चों को जहां तक पढ़ेंगे वहां तक पढ़ाना है, ये मेरा टारगेट था। क्या बात है, बहुत अच्छे। और आपका कहीं की वही विश्वास है जो आज खिल रहा है सबके सामने। ये मेरा था कि मेरे बच्चे जहां तक पढ़ेंगे वहां तक मुझे करना है। बिल्कुल। तो कहीं के मतलब आप ये बात हर उन माँ से कहना चाहोगे कि भाई देखो, सबसे जरूरी होती है पढ़ाई का मामला, और जब पढ़ाई की बात आती है तो फिर दूसरों की बातों को मत सुनो, बच्चों के करियर को सुनो। आप इस बात से सहमति रखते हो कि हाँ, हर माँ को ये ध्यान रखना चाहिए? सर बिल्कुल सर, कि लोग कुछ भी बोले उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो आप। हाँ। अच्छा, कई कई बार देखा है कि माँ जो है वो मतलब बच्चे के लिए मतलब ईश्वर से प्रार्थना भी करती है, वो कि मतलब एक फेरी दे दूंगी मैं तेरे, पैदल फेरी बोलूंगी, या ऐसे आपने भी ऐसा कुछ किया हुआ है? क्या सर किया? कर रखा है ना? क्योंकि मुझे मुझे मेरा समय याद आ रहा है कि जब मेरे सीए के एग्जाम हुआ करते थे अनिमेश, 2013-14 की बात मैं बता रहा हूँ। तो मुझे क्या थोड़ा सा तबीयत तबीयत ठीक हो गया, तो मेरी मम्मी ने तुरंत बोल दिया कि रामदेव जी जो कि हमारे इष्ट देव है अपने आप में, तो वो बोल दिया कि एक एक पैदल फेरी मेरे बच्चे का एग्जाम अच्छे से करवा दे। तो कभी आपने आपने भी अपने अनिमेश के लिए या जो बड़े वाले इनके दीदी हैं उनसे, उनके लिए कभी ऐसी कोई भगवान से कोई प्रार्थना या भगवान को ऐसी कोई रिश्वत रिश्वत दी कभी? अनिमेश के लिए बोला था कि भाई मैं इनको लेके आऊंगी साथ में दर्शन के लिए। बड़ी वाली बिटिया का तो मुझे भरोसा है, वो तो बहुत होशियार और समझदार है। एक ये है हमारे घर में थोड़ा सा खोटा रहता है, 11वीं में बड़ी मुश्किल से 35% लाया है, हे भगवान इसका तो बेड़ा पार करा दे। बाकी सब बाकी सब ठीक है। तो चलो अनिमेश जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आज के सेशन के अंदर, कई सारी चीजों को जानने का मौका मिला। और एंड में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ अनिमेश। अभी आपके ऊपर एक न्यायिक जिम्मेदारी आने वाली है, और मैं आपको एक बात दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हजारों स्टूडेंट जो लॉ से जुड़े हुए, कहीं की यूट्यूब चैनल के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। ये जिम्मेदारी जो है ना, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, ये लोगों की भावनाओं का एहसास होती है। जब इंसान दुखी हो जाता है ना अनिमेश, तब वो कोर्ट के रास्ते में आता है कि भाई कहीं और से न्याय नहीं मिला है तो वहां से मुझे मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस जिम्मेदारी को बहुत ही संजीदगी के साथ में निर्वाह करोगे, और अपने मार्ग से कभी भी जो नहीं हटोगे। जिस तरीके से आपके पापा जी ने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, आप भी जो है इस सिद्धांतों को नहीं छोड़ोगे। ये तो ये प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए। यस सर, यस सर, जी सर। और एक दूसरा प्रॉमिस ये चाहिए कि देखो, आप युवाओं के अपने आप में एक आइकन रहे हैं। यहाँ पर आपने अपनी कम एज में सिलेक्शन लिया है, तो जो दूसरे युवा कैंडिडेट्स हैं जो जुडिशरी की लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जब आपको मौका मिले अपने प्रोटोकॉल में रहते हुए, आप उनके लिए एक गाइड बन के हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ये एक प्रॉमिस जरूर मुझे यहाँ पर कीजिए, जब भी मौका मिले प्रोटोकॉल में रहते हुए। यस यस सर, सर मैं ये चीज जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि सर जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि अगर एक कोई मेंटर, एक कोई गाइड, सर पापा लॉयर भले ही हो, बट सर पापा को जुडिशरी में कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए सर, ये तो पापा भी नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, और डॉक्टर अपना बेटे का इलाज नहीं कर सकता ना। तो एग्जैक्टली आज जैसे मैं तुम हजारों स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे कहा जाए कि मेरे उस सुपुत्र को पढ़ाना है मुझे, तो मेरे लिए बहुत टेढ़ा खीर है। यस ठीक सर। उसी तरीके। हाँ। तो इसलिए सर मैं भी कहीं ना कहीं एक मेंटर की तलाश में ही था कि कोई एक अच्छा ढंग के मेंटर मिल जाए, तो मतलब मुझे 1-to-1 कम्युनिकेट करके जो एक पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है ना सर तैयारी के साथ, तो एग्जैक्टली। स्टूडेंट फेस करता है कि सर अब सर लॉ तो मुझे पढ़ाने वाले हैं सर लोग, बट एक जो एक पर्सनल प्रॉब्लम मैं किसके साथ शेयर करूँ कि मुझे दिक्कतें क्या आ रही है तैयारी के दौरान। तो वैसा अगर कोई इंसान मेंटर के लिए मैं हमेशा नीड में था तो ही। आपको जो जरूरत महसूस हुई थी, वो जरूरत आज भी हजारों लाखों स्टूडेंट की है। यस सर। और मैं आपको यहाँ से इनवाइट करता हूँ ऑनलाइन पे। देखो, ऑफलाइन से आप एक या दो स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, यस ठीक है, लेकिन आपका जज्बा है, मैं आपको इनवाइट करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ताकि आप आओ और हजारों स्टूडेंट, कम से कम हजार नहीं, कम से कम 100 बच्चों के लिए भी अगर आपने एक अच्छी जानकारी दे दी ना, 100 बच्चों में से अगर 50 भी जज बन गए, 10 भी अगर जज बन गए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, वो जिंदगी भर आपको याद करेंगे और आपकी उस बात को याद करेंगे, है यस ना? सर। तो आप भी एग्री करते हो कि मॉडर्न जमाने के अंदर हमें लिंकिंग टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए। उसी तरीके से दुनिया में और भी कई चीजें जहां पर आपको आगे, आपने इस तरीके से पढ़ा है अनिमेश, ओके,
तो आप इस अप्रोच को पूरा अंदर से महसूस कर चुके हो, और ये अप्रोच अगर आप दूसरों को बताओगे तो वो भी मॉडर्न जमाने में, आज के इस आधुनिक जमाने में क्या कर पाएंगे, लड़ पाएंगे, राइट? यस सर। चलिए, तो इस उम्मीद के साथ में आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच अनिमेश, और जल्दी ही आपसे वापस मुलाकात होगी। कुछ कहना चाहते हो अनिमेश, आखिरी शब्दों में कुछ? यस सर। सर वो मैं एक बार कहने से पहले एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो सर मेरे साथ प्लीज इंटरव्यू। प्लीज प्लीज बताएं। यस सर। सर मेरे इंटरव्यू के दौरान ये मेरे साथ हुआ था, जो मैं हर एक कैंडिडेट को कहना चाहूंगा कि इस चीज का वो हमेशा ध्यान रखे। सर एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं अंदर एंट्री करा चुका था, मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम सर मेरा एक डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गया था। मेरे अच्छा। कहीं कह लो सर, नेग्लिजेंस तो नहीं कहूंगा, पर कहीं ना कहीं सर मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो डॉक्यूमेंट मिसिंग रह गया था। तो सर उस टाइम पे जनरली एक स्टूडेंट के मन में ये आता है कि यार अब मैं क्या करूं, क्योंकि आप बाहर जा नहीं, बाहर वाला अंदर आ नहीं सकता। तो सर वो क्या होता है, इतना काम और कंपोज्ड माइंड के साथ बच्चा अंदर तो आता है, बट उसके साथ ये इंसिडेंट हो जाए तो हो सकता है सर वो अपनी ऑन दैट वेरी मोमेंट खो दे। तो सर वैसे वो स्टूडेंट वैसा ना करे, और सर सुबह बुलाते हैं, शाम तक इंटरव्यू अगर हो रहा है आपका कोई बात नहीं, उसके फर्क नहीं पड़ता। मेरा 7 बजे हुआ था, बट मेरे को अच्छे नंबर मिले इंटरव्यू में। ठीक है, तो कूल एंड काम अपना हमेशा बनाए रखे तीनों स्टेजेस पे। आपका इंटरव्यू कितने बजे हुआ? सर 7 बजे के अराउंड आया था, 12 बजे शाम को एंट्री। 7 बजे? और आप सुबह पहुंचे कितने बजे थे? सर 10:30 बजे मैं अकेडमी के बाहर था, 12 बजे मैं अकेडमी के अंदर एंट्री ली थी मैंने सर। और आपका नंबर आया है 7 घंटे बाद, शाम को 7 बजे? यस सर। अच्छा। और तब तक आप एकदम उसी मूड के अंदर रहे वगैरह। ये बात सारे कैंडिडेट को सीखनी चाहिए। देख लो, ये बात आपके साथ भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर अनुमेश ने बताई कि ऐसा अगर डॉक्यूमेंट लोग, हालांकि हम ये भी जानेंगे कि अनुमेश ने इसको कैसे टेक ओवर किया, वो भी समझेंगे, लेकिन 7 घंटे का इंतजार आपको वहां पे करना पड़ सकता है, इस बात को बहुत गहराई से लेके चलना। अच्छा अनिमेश, है ना, पेट बड़ा पापी होता है, वो टाइम नहीं देखता, सिचुएशन नहीं देखता। तो क्या आपके साथ उसमें मतलब थोड़ा भूख शूख लगने का, या फिर घर से मम्मा के हाथ के पराठे लेके गए थे, क्या हुआ था? नहीं सर। सर इस मामले में मैं हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट को सर बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर वो इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके रखते हैं सर। आप मतलब अब जो डीजे कैडर के जो हमारे सीनियर्स होंगे अब, सर वो लोग आपके लिए ऑन लेग सर एनी टाइम, जब तक आपका इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाता, वो आपके लिए एनी टाइम वहाँ रेडी रहते हैं सर। सीजीएम लेवल के, एसीजीएम लेवल के लोग, डीजे कैडर के सीनियर लोग। ठीक है सर। और वहाँ हर तरह की सुविधा होती है सर। एसी होता है, खाने पीने की सुविधा होती है, चाय कॉफी, अनलिमिटेड फ्रूट्स होते हैं, ताकि कैंडिडेट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो सर इस ओके। वो हर टाइम ध्यान रखते हैं। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको आगे जबरदस्ती बोलेंगे कि आप खाओ, आप मोटिवेटेड रहो, आप हाइड्रेटेड रहो, लो मत फील मतलब करो। एकदम शाही अरेंजमेंट होता है, नहीं? आप आराम से, पूरा आपको कंफर्ट जोन में रखा जाता है, और आपको ये इतना भूख वूख का एहसास नहीं होगा वहां पे, है ना? यस सर। यस अच्छा, अब अनिमेश मुझे बताओ कि उस सिचुएशन को आपने कैसे डील किया, जब आप एक डॉक्यूमेंट भूल चुके थे, अचानक आपको याद आया कि डॉक्यूमेंट मेरा रह गया है, उस समय वो सिचुएशन कैसे आपने मैनेज की? सर एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे कॉल किया गया कि दिस इज रोल नंबर, आप आ जाइए। तो सर मैं गया, तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो सर बहुत सारा एक पूरा बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं ये लोग सर। तो क्या वो कॉल लेटर में लिखा होता है, तो मैं हर कैंडिडेट से बोलूंगा कि एक बार डबल चेक कर लीजिए अपना कॉल लेटर को भी, और जो डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हैं उसको भी। सर मैंने डबल चेक किया, बट मेरे और मेरे फादर के बीच में जो सर जो मिसकम्युनिकेशन हुआ, उस वजह से मेरी एक फोटोग्राफ सर मिसिंग हो गई थी। एक तो थी, एक कम रह गई, और थोड़ी सर ज्यादा फोटोग्राफ्स चाहिए थी। तो उन्होंने बोला कि अब इसके बिना तो आपका इंटरव्यू हो नहीं सकता। तो सर मुझे भी लगा सर इस स्टेज पे आके इस वजह से कुछ दिक्कत हो जाए तो ये तो सर बहुत खराब चीज है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर प्लीज आप समझिए, मुझे एक फोन कॉल कर लेने दीजिए। तो बोले फोन कॉल यहाँ से अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मुझे आप गेट तक नहीं भेज सकते तो आपका कोई स्टाफ मेंबर गेट तक भेज दीजिए। अगर सर कोई मेरा एक मतलब सर मेरे रिलेटिव फ्रेंड था, उसके गार्जियन वहां थे, तो मैंने उनसे कम्युनिकेट करके घर पे कॉल करवाया। तो मेरे जो मम्मी है, जो हमेशा से सपोर्टिव रही मेरे लिए, वो सर घर से आए मुझे। मम्मी आए? यस सर, वो मम्मी मेरी फोटोग्राफ लेके घर से एकेडमी आए, और हाईकोर्ट के स्टाफ के थ्रू वो फोटोग्राफ मेरे अंदर आई। तो सर मैं इसलिए हाईकोर्ट के स्टाफ को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी इतनी मदद। सर ऐसे वो समय कोऑर्डिनेशन किया, yes, राइट? सर वो हर किसी से कोऑर्डिनेट करते हैं, और सर बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं सर वो। तो चलिए, कहीं ना, बहुत वाकई में अच्छी बात है। लेकिन हमें ये है कि बाढ़ से पहले ही जो है वो क्या करना चाहिए, बाढ़ बना लेनी चाहिए,
और हमें ध्यान रखना चाहिए, एक बार डॉक्यूमेंट को डबल चेक करना चाहिए। अच्छा, आप अपनी ओरिजिनल फाइल भी साथ में लेके गए थे अनिमेश? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल? यस सर। और साथ में जो डॉक्यूमेंट लेके गए थे वो 1 सेट में या 2 सेट में लेके गए थे? सर वो डबल सेट मांगा था और सेल्फ अटेस्टेड मांगते सर। सेल्फ अटेस्टेड, आपको नोटरी वोटरी करवाने की जरूरत नहीं है आपको? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, आप जब इंटरव्यू दे रहे तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी उन्होंने चेक किए, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पहले प्रोसेस होती है उसके बाद में इंटरव्यू होते हैं? सर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उसमें सर वो ओरिजिनल चेक करते हैं, आपके फोटोकॉपी चेक करते हैं, और आपने जो आरजेएस का जो फॉर्म में जो डिटेल्स भरी हैं उसको भी क्रॉस चेक करते हैं। मतलब किसी भी तरह की कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए इन तीनों चीजों में। ऐसा नहीं कि ओरिजिनल कुछ और बात कह रहा है और फोटोकॉपी कुछ और बात कह रहा है, या आरजेएस का फॉर्म कुछ और कह रहा है। और जब आप इंटरव्यू चैम्बर में जाते हो तो आप अपने हाथ में कुछ लेके जाते हो या खाली हाथ जाते हो इंटरव्यू चैम्बर में? एक्चुअली सर वहाँ अलाउड नहीं होता, ना आप वॉच पहन सकते हैं, ना आप किसी भी तरह का कोई गैजेट लेके जा सकते हैं, ना ही आप कोई किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपकी वॉच भी उतरा दी थी इंटरव्यू के अंदर? सर वॉच वगैरह कुछ। पेन कैरी कर पा रहे थे कि उस पे वो भी हटवा दिया गया? सर पेन आप कैरी कर सकते हैं, बिकॉज सर पेन एक फॉर्मल उसमें आ जाता है। चलिए, आखिरी सवाल अनिमेश आपसे, एक मेल कैंडिडेट्स को क्या ड्रेसिंग कोड वहां पे फॉलो करना चाहिए जो आप करके गए थे, आपको सही लगा? यस सर वैसे तो ऑनेबल राजस्थान हाईकोर्ट तो सर आपको ड्रेस कोड दे देता है। इन केस अगर ऑनेबल हाईकोर्ट या जो भी आपका मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन इन केस अगर आपका एग्जाम करवा रहा है और वो आपको ड्रेस कोड नहीं देता है, तो सर एक जुडिशियल ऑफिसर की ड्रेस कोड होती है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक टाई, ब्लैक कोट, ब्लैक शूज। तो उसको फॉलो कीजिए सर, उसमें ना तो आपका कभी कोई क्रिटिसिज्म होगा, ना आप उसमें खराब दिखोगे। वो एक स्टैंडर्ड है, वो एक आइडियल ड्रेस कोड है जो अपने आप में हो जाता है, इसीलिए तो वो आपको हर तरीके से सेफ ही रखेगा। चलिए एनीवेज, तो इसी के साथ में आज की सेशन वहीं पे फिनिश करते हैं, और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। लेकिन ये एक कहते हैं ना, दिस इज नॉट द लीस्ट वन, ये अभी आपका लास्ट है, अभी तो बहुत कुछ बाकी पड़ा है ना, बहुत कुछ हमें डील है जो करना है। सो जिस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई को डील किया, दैट्स रियली गुड थिंग। इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी को सफलता के साथ लिंक ऑलरेडी कर चुके हैं और भी करते जाएं। सो सभी कैंडिडेट्स को लिंक द लाइफ विद लॉ, लिंक द लाइफ विद विक्ट्री एज अनिमेश राजपुरोहित हैज डिड इन फ्रंट ऑफ यू। So thank you Animesh, I hope you also enjoyed this session. Thank you. मैं बोलना चाहूंगा सर, अगर आपके पास टाइम। हाँ प्लीज बताओ। जज साहब से टाइम, जज साहब ऑर्डर दिया करते हैं और हम ऑर्डर कबूल करते हैं। यस डियर। नहीं सर, आप हमेशा टीचर हो सर, आपको ऑर्डर नहीं दे सकते। चलिए बताइए डियर। सर मैंने हर एक उस कैंडिडेट के लिए लाइन हमेशा मैंने एक जगह लिख के रखी थी जो तैयारी कर रहा है। मैंने भी ये लाइन तैयारी के दौरान ही पढ़ी थी सर। हिंदी में लाइन है, वो लाइन ये कहती है कि तुमने और हमने जो भी खोया है उसे फिर से पाएंगे, तुमने और हमने जो भी खोया है उसे फिर से पाएंगे, सब्र रख मेरे दोस्त दिन अपने भी आएंगे। अरे वाह, तुमने और हमने जो भी खोया है उसको फिर से पाएंगे, सब्र रख ऐ मेरे दोस्त, सब्र रख ऐ मेरे दोस्त दिन हमारे भी आएंगे, यही कहा? अरे वाह, बहुत वेरी गुड। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा अनिमेश जी जो है अब बहुत बड़े हो गए। जो हमारा वो स्टूडेंट था वो तो कहीं और ही, तब तो वाकई में जज साहब ही है सामने हमारे। चलिए डियर, थैंक यू सो मच, और फिर मुलाकातें होती रहेगी, फिर लिंकिंग मुलाकातें होती रहेगी, ध्यान रखना। ओके, थैंक यू डियर। अगर आपको जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं तो बड़े त्याग भी करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको अपने आप पर विश्वास होना और दृढ़ इच्छा शक्ति होना अत्यंत आवश्यक है। आप अपने आप पर भरोसा रखें और निरंतर प्रयास करते रहें तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है।